So students, we are doing your chapter states of matter and our topic is इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कौन पोजेस करता है? पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ड्यू टू टेम्परेचर। जो टेम्परेचर की वजह से जो फोर्सेस आती हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो पोजेस करती हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। ठीक है, दो तरह की फोर्सेस हैं। अब कोई सब्सटेंस सॉलिड एग्जिस्ट करेगा एज अ लिक्विड और एज अ गैस, इट डिपेंड्स अपॉन दीज फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस पे ये डिपेंड करता है। सो अगर हम इस तरफ जाएं तो इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी प्रोसीड फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। तो जब हम सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। ठीक है, एंड एज वी प्रोसीड फ्रॉम सॉलिड टू गैस देयर इज़ अ इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी। मतलब जैसे जैसे गैस की तरफ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते जाते हैं। ठीक है, सो थर्मल एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉन्डिंग की टाइप्स और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है? फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तो वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या करता है? वेपर में चेंज होता है, दैट इज टर्म्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉयल करना, मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट होए? गैस में या फिर वेपर में। नेक्स्ट, दीज आर द वेरियस कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सी फोर्सेज होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आयनिक जो कंपाउंड्स हैं आपके, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl के अंदर सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? Na पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? Cl नेगेटिव। तो अब इन कंपाउंड्स में जो आपकी फोर्सेस हैं, दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने फिजिक्स में भी पढ़ी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। तो इन कंपाउंड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, NaCl को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इट विल हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको तोड़ना या बॉयल करना बहुत मुश्किल है, मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज मेटल्स। मेटल्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटल्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटल का ब्लॉक लें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे होता है एम्बेडेड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? C। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते हैं और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है दैट गेट एम्बेडेड। तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ हाई। ठीक है, मेटल्स के अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, सो दैट्स वाई इट विल हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कौन सी फोर्सेज होती हैं? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज। इन फोर्सेज को, ये फोर्सेज पहले से वीक हैं, ठीक है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल को ईजिली तोड़ा जा सकता है। सो इट विल हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर जो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज़ लो। सो नेक्स्ट इज गैस लॉस। तो वेरियस गैस लॉस जो आपके इसमें यूज़ होने हैं इस चैप्टर में। सो देयर आर बेसिकली 4 गैस लॉस। फर्स्ट इज़ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो आप हर एक लॉ को डिटेल में पढ़ोगे, इसकी मैथमेटिकल एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अंदर कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी? प्रेशर कांस्टेंट। गे-लुसैक्स लॉ के अंदर कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इन चीज़ों को आपने स्टार्टिंग में ही याद रखना है कि बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट, और गे-लुसैक्स लॉ में कौन सी चीज़ कांस्टेंट है? वॉल्यूम। नेक्स्ट इज बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट, एंड जो आपकी वॉल्यूम है
ठीक है, मास गिवन मास ऑफ अ गैस दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। मतलब है अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है, V इक्वल टू के 1/P। ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो आपका क्या लगेगा, कांस्टेंट, दैट इज K। सो PV इज इक्वल टू K, दैट इज PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है, PV इक्वल टू कांस्टेंट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। अब अगर इफ P1 एंड V1 आर इनिशियल प्रेशर एंड ऑफ वॉल्यूम, initial pressure and volume of a gas, and P2 V2 are final pressure and volume, then P1 V1 equal to P2 V2 at constant temperature। मतलब P1 V1 किसके इक्वल होगा, P2 V2 के। सो दिस इज ऑल्सो यूज फॉर न्यूमेरिकल्स। ये दोनों चीज़ें न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज़ K, और यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। नेक्स्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप प्रेशर को 1/V के साथ करोगे तो देन आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रेशर एंड 1/V यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे PV और P के बीच में करोगे देन यू ऑल्सो गेट अ स्ट्रेट लाइन। बट ये जो PV है, PV का हमने अभी पढ़ा था कि इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तो अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, P और V के बीच में जब आप बनाओगे दैट इज़ कॉल्ड then we get a curve. Next, PV curve at constant temperature are called isotherm। तो इनको क्या कहा जाता है इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, these are called isotherms। So next is significance of Boyle's law। तो इट प्रूव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर। तो ये बॉयल्स लॉ से हमें ये पता लगता है कि गैसेज क्या हैं, कंप्रेसिबल। हमने पढ़ा कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो ऑब्वियसली अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तब उसका गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि वो चीज़ क्या हो रही है, कंप्रेस। सो दिस शोज दैट गैसेज आर कंप्रेसिबल। द मोर इट इज़ कंप्रेस द डेंसर इट बिकम। तो जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करते जाओगे उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ क्या हो जाएगी, डेंसर। सो फॉर्मूला डेंसिटी का क्या है, मास बाय वॉल्यूम। सो बाय बॉयल्स लॉ PV इक्वल टू K। PV किसके इक्वल है बाय बॉयल्स लॉ, दैट इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट। V आप एक साइड रहने दो, P को दूसरी साइड ले जाओ। सो V इक्वल टू K/P। अब हम क्या करेंगे, V की इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। सो डेंसिटी इक्वल टू M डिवाइडेड बाई K/P, दैट इज इक्वल टू M/K इंटू P। M/K is also another constant that is K dash into P। So density is directly proportional to pressure। अब हमें यहाँ से क्या मिला है कि डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। सो अब इससे क्या पता लगता है कि एल्टीट्यूड्स पे, हाइट पे प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो तो एयर क्या होती है, लेस डेंस। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो वहाँ पे डेंसिटी, अगर प्रेशर कम है तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगी। सो द पर्सन फील अनईजीनेस एंड हेडेक। तो पर्सन को हेडेक होगी। ठीक है, सो दीज सिम्पटम्स, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। इसको क्या कहा जाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस। सो नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इज सिमिलर एज बॉयल्स लॉ। ठीक है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट, एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम मतलब V0, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज आइदर प्लस और माइनस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब V0 बाई 273 एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो हर 1 डिग्री राइज या फॉल इन टेम्परेचर से जो आपकी वॉल्यूम है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, आप इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर इसको हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी को देन वी गेट अ कांस्टेंट दैट इज़ V इक्वल टू KT। अब V/T इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सिमिलरली V1/T1 इक्वल टू V2/T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। तो V1/T1 भी किसके इक्वल आएगा, V2/T2 के एट कांस्टेंट प्रेशर के। सो दीज आर यूज इन न्यूमेरिकल्स एज वेल। तो ये आपकी जो जितनी भी ये अंडरलाइन की हैं ये सारी किस में यूज़ होती हैं, इन न्यूमेरिकल्स। तो ये सेम है एज चार्ल्स लॉ, जैसे हमने बॉयल्स लॉ के अंदर किया वैसे ही इसके अंदर।